नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मचाया बवाल। राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया। दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और अमित शाह को दिया धन्यवाद। बोले, बीजेपी से होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। मेरे मन में सीएम पद की लालसा नहीं। महाराष्ट्र में हार के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर फोड़ा ठिकरा। उम्मीदवारों ने की वीवीपैट जांच की मांग तो उद्धव ठाकरे ने उठाया बड़ा कदम। रीकाउंटिंग की याचिका दायर करने को कहा। समल हिंसा में शामिल पत्थरबाजों के लगेंगे पोस्टर, उनसे ही होगी वसूली। योगी सरकार के सख्त आदेश से कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का किया विरोध। संत को जमानत न देने पर यूनुस सरकार ने दिखाई बेशर्मी। सबसे पहली खबर में बात संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। लोकसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर यानी कि कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। क्या लग रहा है कि बार बार ऐसे ही हंगामे की भीड़ चढ़ता रहेगा क्या? देखिए, ये ट्रेंड है। जब भी हिंदुस्तान में संसद का सत्र शुरू होता है, कभी हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ जाती है, तो कभी इससे भी चीफ के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए जाते हैं, तो कभी वहां पे केस चला आता है। ये एक नेटवर्क है जो हिंदुस्तान के बढ़ते कद को वो देख नहीं पा रहे हैं, उनसे पच नहीं रहा है। और हिंदुस्तान का विपक्ष उस गैंग के साथ इस बवाल में शामिल है। अब इस केस को ही अगर आप देखें, भाई अडानी को गिरफ्तार करना जरूरी है, बचा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में चार्जेस लगे हैं। तो उस हिसाब से तो आपको भी जेल के बाहर, जेल के अंदर ही होना चाहिए। आपके ऊपर भी चार्जेस लगे हुए हैं, आप बेल पे बाहर है ना, तो वहां के कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो अडानी झेल लेंगे। क्या आरोप लगा है? ये तो मीडिया वालों ने गलत प्रचार कर दिया। ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है उसने ये कह दिया कि अब गिरफ्तारी हो जाएगी तो उनके जमीन, उनके जायदाद, उनके जो संपत्ति अमेरिका के अंदर है उसको कुर्क कर दिया जाएगा, वो सारा चीज छीन लिया जाएगा। आपने बवंडर क्रिएट कर दिया। देयर वाज अ ब्लड बाथ इन द एक्सचेंज। आप भारत को नुकसान करने वाले वो तमाम पैतरेबाजी को आप आगे बढ़ा रहे हो। क्या है मामला? कोई केस ही नहीं है अडानी के ऊपर जिसमें उनको गिरफ्तार किया जाए। 5 आरोप लगे हैं, 5 में से 3 अडानी या उनके रिश्तेदारों के ऊपर नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो अडानी कंपनी के 3 एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगे हैं, तो पर्सनली उनको कोई गिरफ्तारी की कोई का डर नहीं है। अब मामला फंस रहा है कहां कि इनको लगातार चुनाव में मिल रही है हार। तो आप कैसे इस सारी चीजों को आप गायब करना चाहेंगे पब्लिक मेमोरी से? तो आप अडानी अडानी कर रहे हैं। भाई अडानी अडानी करना है कि घूस दिया है, यही आरोप है ना। तो अगर घूस दिया गया है तो कौन लिया? ये 2000-3000 करोड़ का घूस कौन ले सकता है? तो उसके लिए तो आप छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी नाम है, तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए, बघेल साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। तमिलनाडु का भी नाम है, तो स्टालिन को भी गिरफ्तार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम को भी गिरफ्तार करना चाहिए। चंडीगढ़ का भी नाम है, तो आम आदमी पार्टी के भी मुख्यमंत्री को के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बेकार की चीजें हैं। दरअसल राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया गैंग जो विदेश में ऑपरेट कर रहा है,
उसके ये एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। जी, वहीं महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 4 दिन बाद नए सीएम को लेकर स्थिति साफ होती दिख रही है। ठाणे में एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है। मैंने मोदी जी को फोन किया था, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन ना लाए, हम सब एनडीए का हिस्सा है। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेगी। शिंदे ने कहा कि मेरे मन में सीएम पद की लालसा नहीं है, हम काम करते रहेंगे, महायुति मजबूत है, राज्य में महायुति काम करती रहेगी, जनता के लिए मिलकर काम करना है। इस मौके पर शिंदे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को भी धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। शिंदे ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कितना क्लियर मैसेज गया है। देखिए, मैं तो सोच रहा हूं लोगों के बारे में जिनके कलेजे के ऊपर पत्थर जो है वो चल रहा होगा। जब से नतीजे आए हैं तब से थ्योरीज बनाई जा रही है, तथा कथित पत्रकार जो कांग्रेसी दलाल हैं बेसिकली, वो खेल हो गया तो वो मुख्यमंत्री, वो भाई क्यों कहानी बना रहे थे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन ही हम लोगों ने कह दिया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मामला वहीं पे खत्म हो गया। भाई आप इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आ रहे हो, 132 सीटें बीजेपी जीत के आए, चीफ मिनिस्टर किसी और को, नॉर्मल पॉलिटिकल कॉमन सेंस नहीं इन लोगों को। तो ये लोग जो तमाशा में इंटरेस्टेड थे, फेक न्यूज फैलाने में इंटरेस्टेड थे, फिर इन लोगों के चेहरे पे जो है कालिक पुती है। और बहुत ही बढ़िया एक स्टेट्समैन का जो है उन्होंने परिचय दिया है शिंदे साहब ने। उनको ऑफर किया गया कि आप केंद्र में आकर के मंत्री बने, उन्होंने कहा कि नहीं, जो अभी शिवसेना को जहां तक हम लेकर के आए हैं अभी हमें और काम करना है। पसीने छूट रहे होंगे उद्धव ठाकरे के। क्यों? क्योंकि जब तलवार निकल ही गई है तो आखिरी जो दांव है वो शिंदे गुट का वो होगा कि कैसे उद्धव ठाकरे का पूरा वर्चस्व जो बीएमसी के ऊपर है उसको निस्तो नाबूद करे। तो मुझे लग रहा है कि वो उसी रूप में काम करेंगे। उद्धव ठाकरे की नींद और जो है खराब होने वाली है। उधर एक तरफ बवाल कट रहा है और इधर जिस तरीके से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव के शुरुआत से लेकर अब तक जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का परिचय दिया है, तीनों की तारीफ होनी चाहिए। जी, इस खबर में बात हार से बेचैन हुए विपक्ष की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिले करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में हार पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति के 235 सीटों पर मिली जीत के बाद विपक्षी गठबंधन एमवीए के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। शरद पवार के बाद अब उद्धव ठाकरे भी ईवीएम को लेकर आक्रामक हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इस आरोप के बाद अब उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिस मतदान केंद्र पर ईवीएम घोटाले का शक है वहां पर 5% वीवीपैट के रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। क्या लग रहा है इस फैसले से क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं होगा। एक पुरानी कहावत है, 100 प्याज भी खाएंगे और 100 जूते भी खाएंगे। यही हाल एमवीए का होने वाला है। आप ये समझिए कि जो वीवीपैट होता है, जब कोई व्यक्ति वोट देता है उस समय उसको नजर आता है कि हमने वही वोट दिया या सही दिया या गलत दिया। जो चिट निकल रहा है वो सही है या गलत है। कहीं से कोई आवाज आई कि हम बटन दबा रहे हैं कुछ और, निकल रहा है पर्ची कुछ और? कहीं से नहीं आई। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक रैंडमली 5% ईवीएम का उसके वीवीपैट से मिलान होता है। और जितने भी ये लोग खुराफाती हैं जो ईवीएम चलाते हैं, आज तक मतलब आप समझ लीजिए कि 4-5 चुनाव से, जब से ये चुनाव हो रहा है, वीवीपैट की काउंटिंग हो रही है, एक भी केस ऐसा नहीं आया कि ईवीएम में जो काउंटिंग है और जो वो पर्ची वीवीपैट की निकली है उसमें कोई डिफरेंस हो। मतलब वो सॉलिड है। और जब ये वीवीपैट की काउंटिंग होती है और उसकी काउंटिंग होती है, हर दल का काउंटिंग एजेंट वहां पे होता है। और विपक्षी पार्टियां तो जानबूझ करके अपने काउंटिंग एजेंट को बता करके जाती कि ईवीएम में किसी तरीके से प्रॉब्लम निकालो। कहीं प्रॉब्लम आया? नहीं आया।
काउंटिंग खत्म हो गया तो ये लोग कहानी बनाना शुरू कर दिए कि भाई ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है। भाई आपको शौक है, आप रिकाउंटिंग करवाइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया अप्रैल में कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो नतीजे के 7 दिन बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी रिकाउंटिंग हो, लेकिन उसमें भी शर्त है कि जितने ईवीएम की रिकाउंटिंग होगी 41,000 रुपये देने होंगे। 5% ईवीएम तक आप जो है उसमें रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। तो अभी दिक्कत क्या है, ये सब अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने चाचा, अपने मामा, वो पारिवारिक पार्टी है, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को बनाया नहीं, ना ही उसको आगे लेकर के गए, और ना ही राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया है। सब अपने खानदान के काम के ऊपर जो है अभी रोटी सेक रहे हैं। तो अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, जो दम है कि मैं हार नहीं सकता, तो फिर हार नहीं सकते तो फिर किसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ोगे? तो ईवीएम है, तो ईवीएम अभी 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से डांट लगा करके उनको भेजा गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेते। जी। और अब बात संभल विवाद की। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर भड़के हिंसा के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। हिंसा के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार नए अध्यादेश के तहत कार्रवाई करने जा रही है। उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। साथ ही हिंसा के दौरान प्राइवेट और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान की वसूली भी उनसे ही की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार उपद्रवियों के ऊपर इनाम भी घोषित कर सकती है। अब तक पुलिस ने 21 आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हिंसा में गोली लगने से 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी तक 100 उपद्रवियों की शनाख्त हो चुकी है। बड़ा ऐलान कर दिया है सीएम योगी ने। बिल्कुल यही करना ही चाहिए। दंगा भड़काओगे, घर चले जाओगे, नेतागिरी करोगे तो अभी भरपाई इन लोगों से ही करना चाहिए, और जो पैसे नहीं दे उसके घर और उसके संपत्ति को कुर्क कर लेना चाहिए। यह डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी का कोई स्थान नहीं है। जो लोग सर्वे के लिए गए थे वो कोर्ट के आदेश पे गए थे। भाई बनारस के अंदर में भी कोर्ट ने आदेश दिया था, आपने क्या किया? आप हायर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन फिर भी सर्वे हुआ। यहां आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रहा। सर्वे का आदेश आता है, सर्वे की टीम वहां जाती है, आप उसके ऊपर आप कोर्ट पे दरवाजा खटखटाते नहीं। हम सड़क पे पत्थरों से फैसला करेंगे कि सर्वे होगा या नहीं होगा। ये जो देश की सेकुलर पार्टियां हैं, जिस तरीके से इन दंगाइयों के साथ खड़ी हो गई, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये वामपंथी, ये लोग हाथ में संविधान, वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये छुरी लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो टैसिट समर्थन दे रहे हैं, उसका इलाज ही यही है। सीसीटीवी फुटेज में ज्यादातर लोगों के चेहरे हैं, सबको ढूंढा जा रहा है, एक एक चेहरे को पहचाना जा रहा है, और सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, एनएसए भी लगेगा, और जो संपत्तियों को नाश इन लोगों ने किया है, तोड़फोड़ मचाई है, इन लोगों से वसूला भी जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। जी। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से हिंदू समुदाय की स्थिति बदतर होती जा रही है। यहां इस्कॉन के प्रमुख नेताओं में से एक श्री चिन्मय कृष्ण दास को ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच बांग्लादेश इस्कॉन की तरफ से इसकी निंदा की गई है। वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत देने से भी मना कर दिया गया। बांग्लादेश ने इसके बाद बड़ी बेशर्मी से हिंदू संत की गिरफ्तारी को सही ठहराने की भी कोशिश की। इसके अलावा बांग्लादेश के चटगांव में हिंदुओं को ढूंढ कर उन्हें जिबाह करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ निकली और नारे लगाए। बांग्लादेश के किशोरगंज में भी 4 हिंदुओं की शव बरामद हुई, एक वकील की मौत हो गई है, एक काली मंदिर पर भी हमला हुआ है। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में और ये कब तक होगा, कब थमेगा? आपने कहा कि वहां के जो कट्टरपंथियों की भीड़ जो है हिंदुओं को जिबा कर रही है। जिबा का मतलब होता है काटना।
काटा जा रहा है। बात समझे, काटा जा रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो मैं बताता हूं आपको, लेकिन मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं, वो रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, कांग्रेसी, ये टीएमसी वाले, ये समाजवादी, ये जो नाच रहे थे कि स्टूडेंट्स लोगों की क्रांति हुई है, डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है, ले लो भाई डेमोक्रेसी, ये ले लो भाई डेमोक्रेसी। और इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगता है कि ये लोग ज़हनियत इनकी एंटी हिंदुओं की है, एंटी इंडिया है, वो साबित हो गया। अभी बांग्लादेश के ऊपर एक शब्द कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक शब्द कुछ नहीं बोल रहा। वहां कानून का राज नहीं है, वहां पे जिहादियों का राज चल रहा है। ये कठपुतली डॉक्टर यूनुस क्या करेंगे? इनसे तो अपना परिवार नहीं चलता, ये देश क्या खाक चलाएंगे? तो ये तो होना ही था। हिंदुओं को सिर्फ नहीं काटा जा रहा, एक वकील को लिंच कर दिया गया। वकील मुसलमान है। क्यों लिंच किया गया? क्योंकि वो हिंदू संत को जो जेल में डाला गया है उसकी वकालत कर रहे थे, उसकी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट से बाहर निकला और जिहादियों ने घेर के उनको लिंच कर दिया। ये कहानी है। वेयर इज रूल ऑफ लॉ? और इस यूनुस को शर्म नहीं आ रही? तुम यहां डेमोक्रेसी स्थापित करने आए थे, मुल्लों का राज हो गया है, कटमुल्लों का राज हो गया है वहां पे। भारत को इसका इलाज कुछ ढूंढना होगा, क्योंकि इतने सारे हिंदुओं को बेसहारा बांग्लादेश में छोड़ा कतई नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।